नमस्कार, सुप्रभात। मैं सत्येंद्र कुमार मौर्य, लक्ष्मी प्रसाद मेमोरियल पब्लिक स्कूल, गोला बाजार। आज हम सभी लोग दुष्यंत कुमार जी द्वारा लिखित गजल नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि गजल सम्राट के नाम से दुष्यंत कुमार जी को जाना जाता है। इन्होंने अपनी गजलों के माध्यम से भारतीय समाज में जो विद्यमान जो सामाजिक कुरीतियाँ, अंधविश्वास, पाखंड इत्यादि विषयों को अपना शीर्षक बनाते हुए उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से इस पर प्रकाश डालने का प्रयत्न करते हैं। साथ ही साथ अपने जीवन को इस देश के प्रति न्यौछावर करने की तत्परता को भी अपने गजलों के माध्यम से लोगों के अंदर एक संदेश देने का प्रयास करते हैं। जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि भारतीय समाज में अनेक विसंगतियाँ, बुराइयाँ, अंधविश्वास, झूठ, पाखंड इत्यादि फैले होने के कारण समाज में एक नई रूपरेखा या यूँ कहा जाए एक नए मार्गदर्शक की आवश्यकता थी। ऐसे स्थिति में जो कवि होता है, साहित्यकार होता है, वह अपनी रचनाओं के माध्यम से, अपनी कहानी, अपने साहित्य के माध्यम से वह समाज के लोगों को एक स्वस्थ मार्गदर्शन देने का प्रयास करता है। वह अपने विचारधाराओं के माध्यम से समाज के सभी कड़ियों को जोड़ने का प्रयास करता है। समाज के लोग जो असमंजस की स्थिति में पड़े रहते हैं, वो क्या करें, कहाँ जाएं, कैसे करें, कैसे जीवन का निर्वहन करें और इस तरह से उनके क्या नैतिक कर्तव्य हैं, दायित्व हैं, उन सबको जो साहित्यकार होता है अपनी रचनाओं के माध्यम से एक मार्ग प्रदर्शित करने का प्रयास करता है। साथ ही साथ यह भी हम देखने को हमको मिलता है कि किस प्रकार से रचनाकार अपनी रचनाओं के बल पर लोगों के अंदर एक देश के प्रति जो नैतिक कर्तव्य होने चाहिए उस नैतिक कर्तव्य को भी जगाने का प्रयास करता है। गजल का शाब्दिक अर्थ होता है सभी विधाओं में, सभी विधाओं के माध्यम से लोगों के अंदर प्रेम, सौहार्द, आपसी जो मानवता का जो प्रेम होना चाहिए वो आपस में सब में संचार हो। इस तरह से ये विधा एक स्वतंत्र विधा होती है और यह अपनी विधा के माध्यम से समाज में फैले हुए जो ईर्ष्या, द्वेष, कटुता, वैमनस्य, जो समाज जहाँ का समाज ऐसे विचारधाराओं से ग्रस्त होता है वो समाज का उत्थान नहीं होता है। वह समाज दिन पर दिन पतन के उस गर्त की तरफ अग्रसर होता है जहाँ पर ईर्ष्या, द्वेष, करुणा इत्यादि भावनाएं फैली होती हैं। आइए दुष्यंत कुमार जी इस पाठ के माध्यम से हमें क्या शिक्षा देने का प्रयत्न करते हैं। वह एक स्वस्थ लोकतंत्र की स्थापना के लिए एक स्वस्थ जागरूक जनता का होना आवश्यक होना चाहिए। यदि एक लोकतंत्र तभी स्वस्थ हो सकता है जब उस लोकतंत्र में रहने वाले जो आम आदमी हैं वह राजनीतिक रूप से वह जागरूक हो, अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए वह संघर्षरत हो, वह अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए वह समाज में अपनी आवाज़ उठा सके। ऐसा जहाँ पर जिस समाज में होता है वो समाज में का जो राजनीतिक स्थिरता होती है वह काफ़ी संकीर्ण न होकर काफ़ी उत्थान और विकास के बल पर आगे बढ़ती है।
तो ऐसे स्थिति में दुष्यंत कुमार जी आइए देखा जाए, आप पिछले वीडियो में भी देखे होंगे, कुछ बचे हुए गजल को फिर से हम देखें। तेरा निजाम है सिंधे जुबान शायर की। दुष्यंत कुमार जी कहते हैं कि जहाँ पर अधिकारों को प्राप्त करने के लिए लोग संघर्षरत नहीं होते हैं, अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए लोग आवाज नहीं उठाते हैं, अपने अधिकारों की मांग नहीं करते हैं। जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि मनुष्य की जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं वो रोटी, कपड़ा और मकान होता है, और जहाँ के व्यक्ति अपने इन अधिकारों से वंचित हो जाते हैं और इन अधिकारों को प्राप्त करने के लिए वो किसी प्रकार की आवाज़ नहीं उठाते हैं, वहाँ की जो शासन व्यवस्था के चलाने वाले जो शासनाधिकारी होते हैं या शासन के तंत्र होते हैं, उनकी जो शासन व्यवस्था होती है वह काफ़ी लंबे समय तक चलती रहती है। प्रश्न उठता है कि कैसे उनकी शासन व्यवस्था लंबे समय तक चलती रहती है? क्योंकि वहाँ के शासन व्यवस्था का कोई विरोध करने वाला नहीं है, कोई अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाला नहीं है। किसी व्यक्ति के द्वारा ऐसे शासन व्यवस्था की कमियों का विरोध जब नहीं किया जाता है तो ऐसे स्थिति में वह जो शासन व्यवस्था होती है काफ़ी लंबे समय तक चलती चली जाती है। वही कहते हैं कि मैं बेकरार हूँ। थोड़ा सा पहले देखें कि दुष्यंत कुमार जी कहते हैं मैं उस समय के लिए व्याकुल हूँ, बेकरार हूँ, बेचैन हूँ कि कब ये भारतीय लोग इकट्ठा हो जाएंगे, एकजुट हो जाएंगे और एकजुट होकर अपनी अधिकारों की आवाज उठाएंगे। आगे देखें, तेरा निजाम है सिल्ले जुबान शायर की। कहते हैं कि हे शासन चलाने वाले शासन के तंत्र अर्थात शासन के प्रहरी, यदि तुम अपनी शासन व्यवस्था को लंबे समय तक चलाना चाहते हो तो ऐसे स्थिति में उस समय के जो साहित्यकार हैं, जो कवि हैं, जो शायर हैं, उनकी जुबान रोक दो, अर्थात उनकी लेखनी को प्रतिबंध लगा दो या खुद अपने शासन व्यवस्था को परिवर्तित कर दो जिससे वह तुम्हारे खिलाफ कुछ लिख न सके। तेरा निजाम है सिंधे जुबान शायर की। जुबान शायर की अर्थात आवाज़, जुबान मतलब होता आवाज़, वाणी। तो यहाँ शायर की जो जुबान आवाज़ होती है वह उसकी लेखनी होती है, उसके साहित्य के प्रति उसका समर्पण होता है। ये एहतियात जरूरी है। एहतियात मतलब होता है सावधानी। यदि तुम अपनी शासन व्यवस्था को अच्छे ढंग से चलाना चाहते हो, अच्छे ढंग से शासन चलाना चाहते हो तो या तो अपनी शासन नीतियों में परिवर्तन कर दो, या तो शायर की जुबान बंद कर दो, या लिखने की आज़ादी न दो। ये एहतियात जरूरी है, यह सावधानी जरूरी है इस बहर के लिए, इस शासन व्यवस्था के लिए। ऐसा नहीं करते हो तो तुम्हारी शासन व्यवस्था बहुत दिनों तक वह चल नहीं सकती। आगे कहते हैं जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले। यहाँ गुलमोहर मतलब पौधा के रूप में लिया गया है। गुलमोहर एक फूल है, तो बगीचा अपना एक देश काल, वातावरण, भौगोलिक स्थिति है। तो दुष्यंत कुमार जी पत्तियों के माध्यम से कहते हैं कि हम जिए तो अपने गुलमोहर, अपने उस यहाँ गुलमोहर उस फूल के लिए, यानी सुगंधित वातावरण। सुगंधित वातावरण का मतलब सुखमय जीवन रूपी बगीचे के नीचे में जिए। अर्थात अपने इस देश में कैसी भी परिस्थितियाँ हों लेकिन वह सब गुलमोहर के समान होती हैं। अर्थात सुख मिलता है अपने देश के बगीचे में जीने के लिए, अपने वातावरण में जीने के लिए। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में। यदि मृत्यु भी हो तो गैर की गलियों में यदि मृत्यु हो, यदि गैर मतलब अपरिचित व्यक्तियों की गलियों में भी मृत्यु हो तो ऐसे स्थिति में
गुलमोहर के लिए, यहाँ गुलमोहर का अर्थ है समाज कल्याण के लिए। अर्थात फिर ऊपर आए कि कवि इस पंक्ति के माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं, हम अपने वातावरण में जिए तो समाज कल्याण करते हुए जिए, लोगों के बीच में सुखपूर्वक सुख लोगों को प्रदान करते हुए। यदि मुझे गैर की गलियों में भी मरना पड़े तो किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है, लेकिन जीवन की एक ही अभिलाषा है कि मैं गैर की गलियों में भी समाज कल्याण का कार्य करते हुए मरना चाहता हूँ। अर्थात आप देखेंगे कि इसके माध्यम से दुष्यंत कुमार जी यह हमें संबोधित करने का प्रयास करते हैं कि वातावरण कैसा भी हो, गलियां कैसी भी हो, लेकिन जीवन का एक ही उद्देश्य होता है कि लोगों को अपने सुखी रहे और लोगों को अपने जीवन रूपी से लोगों को सुख प्रदान करें। अर्थात परोपकार पर पार पीड़नम, अर्थात भारतीय संस्कृति भी यही कहती है कि जीवन वह नहीं है जो अपने के लिए जिए, जीवन वह होता है अपने के लिए, साथ ही साथ समाज के हर मानव के लिए जिस जीवन का उपयोग हो जाए वही जीवन धन्य होता है, वह जीवन सर्वहितकारी होता है। इस तरह से कहते हैं कि इस तरह से कवि की अभिलाषा होती है कि हम मरें तो समाज कल्याण करते हुए मरे, जिए तो समाज कल्याण करते हुए जिए। देखिए छोटा सा प्रश्न भी आ गया उसमें, आखिरी शेर में गुलमोहर की चर्चा हुई है, क्या इसका आशय खास तरह के फूलदान दृश्य है या कोई सांकेतिक अर्थ निहित है, समझा कर लिखिए। कह रहा है कि क्या गुलमोहर एक फूल है या कोई विशेष सांकेतिक के वो चिन्हित कर रहा है, संकेत की तरफ चिन्हित कर रहा है। तो गुलमोहर एक पुष्प तो होता ही है, इसमें कहीं दो राय तो है नहीं, लेकिन यहाँ पर जो रचनाकार ने जो गुलमोहर का जो वर्णन किया है वह एक फूल के लिए नहीं, जीवन के उद्देश्य के लिए उन्होंने इसका वर्णन किया है। उस गुलमोहर के तले के अर्थ के नीचे वह यह बताने का प्रयास करते हैं कि जीवन में जो सुख है, जो सुख सुविधाएं हैं वह व्यक्तिगत न होकर सामाजिक होनी चाहिए। हम इसमें अपने सुखी जीवन से समाज के लोगों को कुछ वितरित कर सकें, अर्थात दे सकें, इसके बारे में उसमें कहने का प्रयास किया गया। आगे देखेंगे कि गुलमोहर जो है समाज कल्याण के लिए बात करता है, सामाजिक स्तर का जीवन होना चाहिए और इस जीवन को हम व्यक्तिगत न जीकर समाज के सभी लोगों के कल्याण के लिए इस जीवन को हमेशा सर्वदा हमने उछावर हमें करना चाहिए। पहले शेर में चिराग शब्द का एक बार बहुवचन में आया है, तो चिराग जो होता है दीपक होता है, लेकिन चिरागा जब हो गया तो दीपक यानी ऐसा दीपक जो संसार के सभी लोगों, यहाँ संसार नहीं शहर के सभी लोगों के उपयोग में आए, यहाँ बहुवचन हो गया। फिर यहाँ चिराग दीपक और चिरागा मतलब विकास रूपी दीपक, तो विकास रूपी जो दीपक होगा पार्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए नहीं होगा, पूरे समुदाय के लिए होगा। इसलिए इस बात का यहाँ पर जिक्र किया गया है कि विकास रूपी दीपक की जो हम बात कर रहे थे कि विकास रूपी दीपक जब जलेगा तो उससे शहर ही नहीं गांव का भी आम आदमी का विकास होगा। लेकिन यहाँ तो हम देखने में यही आया कि गांव की बात छोड़िए, विकास रूपी जो दीपक है वह शहरों तक भी नहीं पहुँच पाया। इस तरह से शहर में भी किसी का विकास नहीं हो पाया। आगे गजल के तीसरे शेर में गौर से पढ़ें, यहाँ दुष्यंत का इशारा किस तरह से लोगों का है। तो तीसरे शेर में गजल के तीसरे शेर में दुष्यंत कुमार जी का इशारा यही है कि हमारी जो भारतीय जनता है इतनी उदासीन है, इतनी मतलब कि
सरल और सहज है, वो अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार का संघर्ष या जद्दोजहद भी नहीं करती है। यदि उनके पास कपड़े नहीं है, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान, मनुष्य की 3 आवश्यक मूलभूत चीजें होती हैं। कपड़े नहीं है, भोजन नहीं है, मकान नहीं है, तो इसके लिए वो संबंधित लोगों के साथ वार्तालाप भी या विरोध भी नहीं करती ऐसी शासन व्यवस्था का, जिस शासन व्यवस्था के अंतर्गत लोगों को भूखा सोना पड़ता है, नंगे रहना पड़ता है, बिना छत का जीवन यापन करना पड़ता है। इस तरह से ऐसी जो जनता है इतनी अपने कर्तव्यों, अपनी जिम्मेदारियों, अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए वह किसी प्रकार का संघर्ष नहीं करती है। और यदि इनके पास कपड़े नहीं है तो पैर से ही अपने तन को ढकने का प्रयास करती है। ऐसे लोग जिस शासन व्यवस्था में होते हैं, मुनासिब मतलब होता है योग, ऐसे लोग जिस शासन व्यवस्था में होते हैं, उस शासन व्यवस्था के चलाने वाले लोगों की जो शासन पद्धतियां हैं, तौर तरीके हैं, और लंबे समय तक चलते चले जाते हैं। प्रश्न उठता है, आखिर लंबे समय तक क्यों चलते चले जाते हैं? क्यों? क्योंकि उनका तो विरोध करने वाला ही कोई नहीं है। उनकी शासन व्यवस्था का विरोध करने वाला जब कोई है ही नहीं, तो ऐसे स्थिति में उनकी जो शासन व्यवस्था है लंबे समय तक अनवरत ढंग से वह चलती रहती है। आगे चौथे प्रश्न में देखें, तेरा निजाम है सिंदे जुबान शायर की। कहते हैं कि साहित्य वह दर्पण होता है जो सभी शासन व्यवस्था, सत्या गतिविधियों का आईने का काम करता है, दर्पण का काम करता है, और समाज के सभी लोगों को अपने उस साहित्य रूपी दर्पण के माध्यम से लोगों को दिखाता है। देखिए, ये आपके अधिकार है, ये आपके कर्तव्य है, ये आपकी नैतिकता है। सरकार का आपका इस प्रति ऐसे रवैया होना चाहिए। और इस तरह से लोग अपने अधिकारों से को पहचानते हैं। साहित्य रूपी दर्पण लोगों को अपने अधिकारों को पहचान कराता है, अपने कर्तव्यों की जिम्मेदारियों को से अवगत कराता है। इस तरह से लोग अपने जब अधिकारों कर्तव्यों की पहचान कर लेते हैं, तो उसी तरह से लोग अपनी मांग उठाते हैं। कहते हैं कि साहित्यकार को यदि स्वतंत्र लेखन के लिए छोड़ दिया गया, तो ऐसे साहित्यकार अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों के अंदर एक चेतना का उद्गार कर देगा, और इस तरह से तुम्हारी जो शासन व्यवस्था है वो लंबे समय तक चल नहीं सकती। वही कहते हैं, तेरा निजाम है सिंदे जुबान शायर की। हे शासन, निजाम मतलब राजा, हे राजा, अपनी यदि शासन व्यवस्था तुम लंबे समय तक चलाना चाहते हो, तो ऐसी स्थिति में उस समय के जो शायर साहित्यकार हैं उनकी लेखनी पे या तो रोक लगा दो, या तो अपनी शासन नीतियों में क्या कर दो, परिवर्तन कर दो। ये एहतियात जरूरी है तुम्हारे इस बहर के लिए, अर्थात बहर मतलब शासन व्यवस्था। यदि अपनी शासन व्यवस्था को लंबे समय तक चलाना चाहते हो, तो इस सावधानी पर जरूर ध्यान दो, नहीं तो तुम्हारी शासन व्यवस्था बहुत लंबे समय तक चल नहीं सकती। इस तरह से इस बात से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो भारतीय जो जनता है बड़े लाचार, बेवश, अशिक्षित है, अपने अधिकारों के अंदर पहचान नहीं है, तो लेकिन बहुत दिनों तक उनके अधिकारों से उनको वंचित रखा जाएगा, तो धीरे धीरे यह जनता एकत्रित होनी शुरू हो जाएगी, अपने अधिकारों की पहचान इसे होने लगेगी, और जिस दिन ये अपने अधिकारों से पूर्णतः परिचित हो जाएंगे, तो अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए आवाज़ उठाना शुरू कर देंगे। और जब ये आवाज़ उठाएंगे, तो ऐसे स्थिति में क्या होगा,
जब ये आवाज़ उठाएंगे तो ऐसे जो शासन व्यवस्था चल रही है जिसमें व्यक्ति के अधिकार निश्चित नहीं है, ऐसी शासन व्यवस्था हिल जाएगी, उसकी जड़ें उखड़ जाएंगी और इस तरह से ऐसी शासन व्यवस्था समाप्त हो जाएगी।